कम्युनिकेशन में अपनी किसी भी बातों को। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपने देखना है सेंडर, जिसको एनकोडर भी बोलते हैं। हाँ, इन कुछ कुछ वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, सेंडर या एनकोडर, जो मैसेज को सेंड करने वाला है। जैसे कि अभी मैं सेंडर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, एनकोड कर रही हूँ। जैसे कि अभी मैं सेंडर हूँ, ठीक है, मैं एक पर्सन हूँ, मैं सेंडर हूँ, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। अब मेरे दिमाग में मतलब मैं सोचूंगी उस बारे में कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं अब ये सोचूंगी, ठीक है, मतलब मैं क्या करूंगी, एनकोड करूंगी, अपने आप में मैं एनकोड कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद क्या होगा, किसी मीडियम या चैनल के थ्रू, मतलब किसी भी माध्यम से जब मैं उसको आपको दूंगी, रिसीवर को दूंगी, मतलब आप दोनों डिकोडर हो, आप भी क्या करोगे, जब आप मेरी बात को सुनोगे तो क्या करोगे, आप डिकोड करोगे उस मैसेज को, अपने आप से सोचोगे कि मैम ने ये क्या बोला, है ना। और फिर उसके बाद डिकोड करने के बाद क्या करोगे, आप लोग फीडबैक दोगे कि हाँ, इसका आंसर ये है। जैसे कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आप मुझे आंसर करोगे, तो ये क्या होगा, फीडबैक। तो ये जो पूरी एक प्रोसेस है ना, एक साइकिल है ना, यहाँ से शुरू हुई, मेरे से शुरू हुई, आप पे गई, फिर आपने फिर से मुझे आंसर करा। तो ये क्या है, पूरी प्रोसेस है कम्युनिकेशन की, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इससे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बना है, मतलब पूरा ये बता देते हैं, ये दे देते हैं सेंडर, एनकोडर, डिकोडर, मीडियम, चैनल, फिर आपको ना उसको एक उससे लगाना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे क्रम से लगाना होता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद है, हाँ, इसके बाद ये पिक्चर है, कैसे देखोगे आप इसको, देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है, ये इंटरप्रेट कर रहा है अपने मतलब एक मैसेज को सोच रहा है, इनकोडिंग करके उसने मैसेज दिया, मैसेज गया दूसरे पर्सन के पास, डिकोडिंग हुई, यहाँ पे फिर उसने इंटरप्रेट करा उस पर्सन ने, और फिर उसके बाद उसने इनकोडिंग करी, मतलब फिर उसने मुझे मैसेज वापस पहुंचाया, तो ये क्या होगा, फीडबैक मैसेज होगा, और ये फिर मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ना, ये चलती रहती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास। उसके बाद ये इसका जो प्रोसेस मॉडल है, इसको हम देखेंगे। ये सेंडर है जो मैसेज को सेंड करता है, ये इनकोडिंग करा, मतलब वो मैसेज को सोचा उसने जो उसको देना है, उसके बाद उसने मैसेज दिया, उसके बाद वो कैसे दिया, एक चैनल के थ्रू दिया, फिर रिसीवर को मैसेज मिला, रिसीवर ने डिकोड करा, उसको अपने तरीके से सोचा, फीडबैक दिया डिकोडर ने, मतलब जो आप लोग हो, आपने मुझे फीडबैक दिया एक चैनल के थ्रू, आप भी चैनल के थ्रू दोगे, जैसे मैं चैनल के थ्रू दे रही हूँ वैसे आप चैनल के थ्रू दोगे, और फिर वो फिर से सेंडर के पास। तो ये पूरी प्रोसेस इस तरह से चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये देखो, कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट ये लिखा है, इस वर्ड को आपको बहुत ध्यान से समझना है कम्युनिकेशन में। कंटेक्स्ट क्या होता है, किसी संदर्भ में, जैसे कि अभी हम किस लिए बात कर रहे हैं, हम अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, है ना। अभी हमने कम्युनिकेशन को पूरा पढ़ लिया था, अभी जस्ट एक रिवीजन के लिए हम यहाँ पे आज सब लोग आए हैं, और ये हमारा ये संदर्भ है कि हमें एक रिवीजन क्लास करनी है, हमें थोड़ा थोड़ा समझना है ऊपर ऊपर से कि हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको वापस से एक क्विक रिवीजन करना है। तो ये आज का हमारा कंटेक्स्ट है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट बहुत सारे तरीकों से होता है, हम आगे भी अभी इसको पढ़ेंगे। तो इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन हमेशा किसी एक कंटेक्स्ट में होती है, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? यस मैम। इसमें आ रही है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है आपका, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आपको ऐसे 5-6 वो दे देंगे, सेंटेंसेस दे देंगे कि इसमें से क्या क्या फीचर है, क्या क्या नहीं है ना, ऐसा कुछ। तो क्या है देखो, ये आपका क्या है कि आप जब आपको सब कुछ पता है ना, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आप चेक करेंगे वो कि आपने नोट देखा या नहीं देखा। जैसे यहाँ पे दे देंगे इट इज नॉट यूनिवर्सल, है ना, तो आपको लगेगा कि यूनिवर्सल तो था, तो नोट पे ध्यान नहीं दिया, तो आप उसको आंसर कर दोगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, नोट पे बड़ा ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में भी ऐसे नोट आता है कि नोट फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, अगर ऐसा आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये इन्होंने बोला है कि नहीं है जो। तो ऐसी चीजों को हमें ध्यान रखना है, वैसे बहुत इजी से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे मान लो आ जाता है, कम्युनिकेशन इज एन
अनअवॉइडेबल सिस्टम, ठीक है। कम्युनिकेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब जैसे मेरे आसपास भी कोई आवाज आ रही है आपको, तो उसको अवॉइड नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। इट इज टू वे प्रोसेस, दो तरफा होती है, दो लोगों के बीच में हो रही है, दो तरफा होती है। सोशल एक्टिविटी है, सामाजिक गतिविधि है, मतलब हर कोई सोसाइटी में कम्युनिकेशन करता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये निरंतर चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। इट इज यूनिवर्सल, सार्वभौमिक है, हर कोई कम्युनिकेट करता है ना, पशु पक्षी हम लोग सब कोई कम्युनिकेशन करता है। इट में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये दोनों तरह की हो सकती है। हम अपने मतलब अपने बॉस के साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं, तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके हो सकती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है कि ये कंटिन्यूअस है, परवेसिव है, सर्वव्यापी, हर जगह हर तरफ होने वाली, टू वे है, फिर कंटेक्स्ट में होती है। देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, कंटेक्स्ट में होती है ये। किसी भी, जैसे कि अब आप इसको समझो थोड़ा कि हम लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो हम उसी तरीके से, अगर कोई टीचर स्टूडेंट है ना, तो वो उसी तरीके से बात करेंगे, वो उसी कोई अपनी पढ़ाई की बात करेंगे, अपने सिलेबस के रिलेटेड कुछ बात करेंगे। कोई फ्रेंड्स है, वो अपने उनका जो भी मतलब रिलेशन होगा उस तरीके से वो बात करेंगे। आपके फैमिली में जो है, आपके पेरेंट्स से आप उनके अकॉर्डिंग बात करोगे। तो ये हर एक चीज का ना एक कंटेक्स्ट होता है, तो कम्युनिकेशन हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट में होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैन बी कंडक्टेड थ्रू जेस्चर्स, इशारों से भी कम्युनिकेशन हो सकती है ना। उसके बाद एक ये एग्जाम्पल दिया था कि कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा मतलब आप जैसे कि एक ही सेंटेंस को बोलने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, ऐसे मैं बोल रही हूँ कि हाँ मैं आपको थोड़ा, कि प्लीज मुझे एक ग्लास पानी दे दो, ऐसे मैं बोल रही हूँ। और कोई बोल रहा है कि मुझे पानी दो, है ना, तो दोनों में सेम चीज हो रही है, पानी ही मांग रहा है पर्सन, लेकिन क्या है कि दो अलग अलग चीज है इसमें, दो अलग अलग। कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे पर्सनल लाइफ पे, है ना, कि कैसे पर्सन बोल रहा है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। उसके बाद है कम्युनिकेशन एक्सचेंज आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दो लोगों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, दो लोग एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं, उस हिसाब से भी कम्युनिकेशन होती है। कॉमन लैंग्वेज, लैंग्वेज अगर कॉमन है ना, कोई हमारा कोई स्टेट की कोई क्षेत्रीय भाषा है, अगर हम दोनों उसमें बात कर रहे हैं, तो हमारी अच्छी कम्युनिकेशन हो पाएगी, है ना। अगर लैंग्वेज कॉमन है तो ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन हो पाएगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट भी हो सकती है कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। द मैसेज मस्ट हैव सबस्टांस, मतलब जो मैसेज है, जो भी मैं मैसेज आपको दे रही हूँ, उसके पास उसके साथ बहुत सारा सबस्टांस, मतलब उसमें होना चाहिए, बहुत सारा मैटर उसमें होना चाहिए। यूज ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल्स, वर्ड्स के साथ हम कुछ सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आप मेरे हाथों के जेस्चर्स को भी देख रहे होंगे, है ना, कि मैं दो लोगों के लिए इस तरह से दिखा रही हूँ। तो ये क्या है, सिंबल्स के थ्रू भी हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के फंक्शन और ऑब्जेक्टिव्स क्या है। संचार एक माध्यम है विचारों को, ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाने का, ठीक है। उसके बाद संचार जरूरी है कुछ सीखने, प्रशिक्षण, कौशल विकास, हर एक चीज के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। उसके बाद क्या है, अपने लक्ष्य गोल्स को संप्रेषित करने में मदद करता है ना। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपने कोई गोल्स टारगेट्स बना सकते हैं, हम बता सकते हैं लोगों को। उसके बाद जवाब एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संचार का। मीन्स आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट जब होता है जब हमें फीडबैक भी मिलता है। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर रही हूँ और आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, तो वो पूरा कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कंप्लीट कम्युनिकेशन कब होगा, जब आप मुझे फीडबैक भी दोगे, आप मुझे आंसर भी करोगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि फीडबैक बहुत जरूरी होता है। उसके बाद है, यह अन्य व्यक्तियों की भावनाओं, आशाओं, इच्छाओं, भावनाओं, इन सबको समझने में मदद करता है ना। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम एक दूसरे की चीजों को समझ सकते हैं। वो कैसा भी कम्युनिकेशन हो सकता है, हम वर्ड्स में बोले ना बोले, हम चेहरे चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख के भी हम समझ जाते हैं किसी के, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद ये
प्रेरणा के लिए भी किया जाता है ना, मोटिवेट करने के लिए भी आप कम्युनिकेट ही करोगे। उसके बाद क्या है, ये संस्कृति को संरक्षित रखता है। मतलब हम लोग कैसे सीखते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू ही सीखते हैं। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने हमें बताया, तो ये पूरी संस्कृति इस तरह से चलती रहती है। वो कैसे, कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है। इट कैन इम्प्रूव और डेटरेशन अ सिचुएशन, ये किसी भी सिचुएशन को सुधार भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ऐसा बोलते हैं ना कि क्या तरीका है बात करने का, बात करने का अगर तरीका अच्छा है तो कोई नेगेटिव पॉइंट भी अगर कोई हमें बोल रहा है तो वो भी हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये ठीक है, और कोई पॉजिटिव को भी एक गलत तरीके से बोल रहा है तो हमें लगता है कि नहीं ये गलत है। तो कम्युनिकेशन पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। इनको आपको ऐसे वर्ड्स को ध्यान रखना है इनके, है ना, कि इन वर्ड्स का क्या मतलब। जैसे कि आपको ऐसे इंग्लिश और हिंदी, अगर आपने हिंदी और इंग्लिश, हिंदी भी चूज किया है ना, तब भी क्या होता है ये पेपर 1 के सब्जेक्ट में हमारे, कि उनको ना हिंदी में भी एज इट इज लिख देंगे इमोटिव, है ना, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है थोड़ा। इमोटिव फंक्शन क्या है, जैसे कि हम किसी चीज को लेके खुश होते हैं, किसी चीज को लेके परेशान होते हैं, तो हम इस तरह से कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं, ओ माय गॉड, yippee, है ना, हुर्रे, ऐसे कुछ यूज करते हैं। डायरेक्टिव फंक्शन क्या है, जैसे कि हम कुछ निर्देश देते हैं कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, तो ये क्या हुआ, डायरेक्टिव फंक्शन हुआ कम्युनिकेशन का। उसके बाद है फेटिक फंक्शन। फेटिक फंक्शन, जैसे हम किसी कोई कोई चीज को शुरू करने जाते हैं तो हम किस तरीके से शुरू करते हैं, जैसे हेलो हेलो, प्रणाम, नमस्ते, कुछ भी, गुड मॉर्निंग, तो भी ऐसे कुछ, मतलब एक कम्युनिकेशन को शुरू करने का एक जो तरीका है उसको हम बोलते हैं फेटिक फंक्शन। उसके बाद है पोएटिक फंक्शन। अब कम्युनिकेशन में क्या है, एक पोएटिक फंक्शन है। अब जैसे मैं अभी आपको नॉर्मल चीजों को बता रही हूँ, वहीं पे अगर मेरी जगह कोई पोएट होते तो वो उसको ही सेम बात को थोड़ा घुमा फिरा के बताते, काव्यात्मक तरीके से बताते। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोएटिक फंक्शन। उसके बाद आता है, पेटिक मैम, पेटिक फंक्शन किस तरह का फंक्शन है? पोएटिक फंक्शन इस- क्या है। हाँ जी, कुछ नहीं मैडम, वही पूछ रहा था। अच्छा मैं बताती हूँ। जैसे कि देखो, ये एक एग्जाम्पल लिखा है, द ग्रेट अशोका द ग्रेट। वैसे हम नॉर्मली अगर हम कोई पोएट नहीं है तो हम बोलेंगे द ग्रेट अशोका, है ना, अशोका महान थे, या ऐसा कुछ बोलेंगे। ठीक है। अब जो ये है, मतलब जो पोएट है वो कैसे बोलेंगे, अशोका द ग्रेट, सेम बात है, बस उसको थोड़ा सा घुमा दिया और एक उसका जो लय है ना वो चेंज कर दी। तो इसको ना, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, किसी भी एक पोएट को आप याद करो कि वो कैसे अपनी बातों को बोलते हैं, कैसे शायरी, जैसे कि शायरी होती है ना, शायरी में क्या होता है, सेम ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, लेकिन उनको जो घुमाना फिराना, उनको घुमा फिरा के उसको जो बताने का तरीका होता है ना, वो पोएटिक फंक्शन है। वो भी नहीं, मैं कम्युनिकेशन तीसरा पूछ रहा हूँ, नॉर्मल। तीसरा वाला नंबर, तीसरा नंबर का पूछ रहा था। अच्छा, फेटिक फंक्शन। फेटिक फंक्शन क्या है, जैसे कि आप क्लास को या फिर आप अपनी बात को शुरू कैसे करते हो। आप एकदम से कम्युनिकेशन, जैसे कि मान लो अभी मैं आई, क्लास में आई और मैंने सीधा आपने आपको बोला कि आज मैं कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगी और कम्युनिकेशन के ये टॉपिक्स है, ऐसे ऐसे मैंने शुरू कर दिया। तो एक, मतलब आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे, है ना, जैसे कि, लेकिन अभी मैंने कैसे शुरुआत करी कि प्रणाम एवरीवन, कैसे हो आप सब, ना इस तरीके से, जैसे मतलब एक कम्युनिकेशन को शुरू करने का तरीका। जैसे अभी हम फोन पे बात करते हैं तो हम कैसे करते हैं, पहले हेलो बोलते हैं ना, हेलो, कैसे हो, ऐसे ऐसे सब बोलते हैं। तो वो क्या है, कम्युनिकेशन को शुरू करने का तरीका है, उसी को हम बोलते हैं फेटिक फंक्शन। ठीक है। जी मैम। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट है रेफरेंशियल फंक्शन। रेफरेंशियल फंक्शन, एनी मैसेज दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन, संदर्भात्मक कार्य। मतलब इसमें क्या है कि जैसे कि आपने कोई भी आपका मैसेज दिया और उसको एक रेफरेंस दे दिया कि ये मैंने यहाँ से उठाया है ना, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है और ये 2021 में आया था। तो ये क्या हुआ, रेफरेंशियल फंक्शन है, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ एक रेफरेंस के साथ, ये होगा रेफरेंशियल फंक्शन। उसके बाद आता है कॉन्टेक्चुअल फंक्शन।
प्रासंगिक कार्य, टोन, मतलब इसमें क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया एक कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हमारी टोन को इस तरीके से लिया है इसमें कि जैसे मान लो हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, तो हम पेरेंट्स से कैसे बात करेंगे, एक हमारी टोन धीमी होगी, हमें मतलब एक तरीका होगा बात करने का, है ना। और जैसे कि हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, अब उनके साथ तो ऐसे पूरा चिल्ला के बात करेंगे, है ना, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, अ, ये एक कंटेक्स्ट है, मतलब कम्युनिकेशन किसके साथ आप कर रहे हो, किस टाइम आप कर रहे हो, तो ये सब चीज आती है कॉन्टेक्चुअल फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद है ह्यूरिस्टिक फंक्शन, अनुमानी कार्य, एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, ये थोड़े से जो ह्यूरिस्टिक और मेटालिंग्विस्टिक है ना, इनको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो, और उससे भी ज्यादा आप इस वर्ड को मतलब बस इसको ध्यान रखने की कोशिश करो, है ना। तो क्या है, एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो भी कम्युनिकेशन करता है, और वो क्या करता है, एक्सप्लोर करना चाहता है एनवायरनमेंट को, है ना। वो हर एक चीज को ऐसे पूछता है आपसे कि ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं है ना। अभी 8 क्यों बजे है, 8 ही क्यों बजे है अभी, है ना। तो ये जो एक्सप्लोर करने का जो एक तरीका है बच्चे का, इसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ठीक है। हम जब किसी चीज को इस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं उस चीज को, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हर एक चीज को ऐसे पूछते हैं कि अ, हमें भी नहीं समझ में आता है अब इसका आंसर हम क्या करें, है ना। तो ये होता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। उसके बाद है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन, कोड ऑफ लैंग्वेज। मेटालिंग्विस्टिक को आप ऐसे समझो कि जैसे कि आपको एक लैंग्वेज को सीखना है ना। मान लो आपको हिंदी हिंदी लैंग्वेज को सीखना है, आपको हिंदी नहीं आती, तो आप हिंदी को कैसे सीखोगे, आप हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हो, है ना। एक तो नॉर्मल हिंदी है, एक हिंदी व्याकरण है। तो जब आप हिंदी व्याकरण को सीखोगे, तो वो आप हिंदी में ही पढ़ोगे, हिंदी में ही बोलोगे, तभी आप हिंदी व्याकरण को सीख पाओगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको हिंदी व्याकरण सीखनी है और आप इंग्लिश ही पूरा टाइम पढ़ते रहो और आप हिंदी व्याकरण सीख जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन क्या है, देखो, मेटा मतलब बहुत सारे, और लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड। तो जब हम दो मतलब किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सेम चीज को यूज करते हैं, सेम लैंग्वेज को यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटा लिंग्विस्टिक फंक्शन। ये भी कम्युनिकेशन का एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे 7-8 फंक्शंस है, उनको आप लोग एक बार, इनके जो वर्ड्स है ना, इनको आप लोग याद कर लेना, और जो मैंने इसके एग्जांपल्स दिए हैं, इन्हीं एग्जांपल्स को आप ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे आपको एक कोई मान लो यही दे दिया आपको, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये कौन सा मैक्रो फंक्शन है, ये डायरेक्टिव है, इमोटिव है, फेटिक है, ऐसा कुछ भी दे दिया, या फिर आपको कोई पोएट का एक वो दे दिया, पैराग्राफ दे दिया, और आपको पूछ लिया कि ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद हम इन 4 वर्ड्स की बात करते हैं, डेनोटेशन, कोनोटेशन, सिमाइली और मेटाफोर। तो डेनोटेशन क्या होता है, डेनोटेशन मतलब आप किसी पर्सन को जैसे डिनोट करते हो, है ना। जैसे कि हम जैसे कि हम कुछ साइन ऐसे देते हैं कि हम किसी लड़की के बारे में अगर हम बता रहे हैं, तो वो हम ऐसे बताएंगे कि अरे वो लड़की जो लंबी सी है, पतली सी है, चश्मा लगाती है, ऐसा कुछ भी आप बोल दोगे, है ना। तो इससे एकदम पर्सन समझेगा कि अच्छा ये इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये होगा डेनोटेशन। तो इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि क्या है, कि जैसे एक स्नेक है, स्नेक के बारे में हम बता रहे हैं, तो वो हम कैसे बताएंगे कि वो स्केली है, लेगलेस है ना, रेप्टाइल की उसमें आता है ये, और वो एक लंबा लंबा है, लॉन्ग टेपरिंग है, सिलेंड्रिकल बॉडी है उसकी, टेम्परेट रीजन में वो मिलता है। तो ये सब किसको डिनोट कर रहा है, एक स्नेक को डिनोट कर रहा है। इसको हम बोलेंगे डेनोटेशन या संकेत, है ना। हम एक संकेत कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, किसी भी एक चीज को बताने के लिए, समझाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं डेनोटेशन। उसके बाद आता है कोनोटेशन। कोनोटेशन क्या है, एक इमोशनल मतलब एक इमोशनल, जैसे कि आप
बताओगे connected to a certain word or the emotional suggestion related to that word। मतलब एक ऐसा हो जैसे कि मान लो आप एक हार्ट, हार्ट से आप क्या डिनोट करते हो, हार्ट से मतलब एक लव, एक रिस्पेक्ट, इस तरह की कुछ फीलिंग्स। तो इसी तरीके से हम एक एग्जांपल देखेंगे, स्नेक। स्नेक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, एविल, डेंजर, खतरनाक चीज से हम डिनोट करते हैं, कोनोट करते हैं इसको, स्नेक को। तो देखो इसमें क्या है कि उसने एक पूरा का पूरा वो बताया, उसकी सारी छोटी छोटी चीजें बताई कि वो स्केली है, वो लेगलेस है, वो लोंग है, टेपरिंग है ना, ये सारी चीजें बताई तो हमें समझ आया ये एक स्नेक है। फिर हम किसी चीज को डिनोट कर रहे हैं कि वो डेंजर है, सिर्फ एक इमोशनल एक वर्ड से डिनोट कर रहे हैं। एक लव को हम डिनोट कर रहे हैं एक हार्ट से, है ना। तो ये क्या हुआ, कोनोटेशन, मतलब एक अर्थ निकाल लेते हैं हम सिर्फ एक वर्ड से, इसको हम बोलते हैं कोनोटेशन। उसके बाद आता है सिमाइली। सिमाइली क्या है, उपमा। जैसे कि मैं बोलूंगी कि इसमें क्या है, कंपैरिजन होता है। देखो इस चीज को ध्यान रखना है, सिमाइली में होता है कंपैरिजन, मतलब वो चांद जैसी सुंदर है, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो ये क्या हुआ, उपमा, चांद जैसी, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं चांद से। अब मेटाफोर क्या है, रूपक। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, वो चांद ही है, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, मतलब हमने कंपेयर नहीं करा, हमने बोला ही सीधा कि वो चांद ही है, मतलब इतनी सुंदर कोई लड़की है, वो चांद ही है। तो ये हुआ मेटाफोर, ठीक है। डेनोटेशन, कोनोटेशन, सिमाइली और मेटाफोर, ठीक है। आप लोग हो क्लास में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Yes. मैं बहुत ज्यादा स्पीड तो नहीं बढ़ा रखी मैंने? नो No, मैम, ma'am. राइट। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, क्योंकि आज थोड़ी रिवीजन है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट आपको बस एक बार रिवाइज कराना है ना। यस चलो मैम, नेक्स्ट। थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताएंगे तो भी चलेगा, थोड़ा अच्छा सा शॉर्ट करिए। ठीक है, चलो। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में हमने अभी पढ़ा था सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर और डिकोडिंग, ठीक है। ये सबको क्लियर होगा मुझे लगता है, अगर नहीं है तो आप मुझे यस बताना। मैम, क्लियर है। ठीक है, अब हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में चलते हैं। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में रिलेशनशिप के बेस पे कम्युनिकेशन होती है, चैनल के बेस पे होती है, पर्पस एंड स्टाइल के बेस पे होती है और डायरेक्शन के बेस पे होती है। तो हमारा रिलेशन, रिलेशनशिप के बेस पे इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और मास मीडिया। मतलब देखो मैं यहीं से आपको ये पूरा समझा देती हूँ, है ना। तो पहला है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब हम दो, एक ही पर्सन, मतलब मैं अपने से खुद से ही बात कर रही हूँ, उसको हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल। इंट्रा खुद में, ठीक है, सेल्फ। जब हम मैं खुद से ही बात कर रही हूँ उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। जैसे कि हम बहुत बार ऐसा होता है, अभी आपके एग्जाम चल रहे होंगे, आप अपने आप को बहुत बार ऐसा समझाते होंगे कि नहीं नहीं मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ, ऐसा आप समझाते होंगे, है ना। तो ये है इंट्रापर्सनल, जब हम खुद से ही बात करते हैं। इंटरपर्सनल क्या है, जब दो लोगों के बीच में बात होती है, जैसे कि अभी मेरे और आपके बीच में बात हो रही है, उसको हम बोलेंगे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और फिर इंटर में ही जब हम बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं हूँ, आप सब लोग हो, तो ये क्या हुआ, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरपर्सनल सिर्फ दो लोगों के बीच में, दो लोगों से ज्यादा हुआ तो ग्रुप कम्युनिकेशन। और मास मीडिया, फोर्थ पॉइंट है मास मीडिया। जब एक बड़ा मीडिया होता है, मतलब आप किसी एक टीवी में आप किसी चीज को सुन रहे हो और आप बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे लोग, जैसे कि एक न्यूज को हम सुनते हैं, एक न्यूज चल रही है और हम पूरी दुनिया में वो चलती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं मास मीडिया, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ चैनल, चैनल के बेस पे। तो चैनल के बेस पे वर्बल और नॉन वर्बल दो तरीके की होती है। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स होते हैं, और नॉन वर्बल जिसमें वर्ड्स नहीं होते, ठीक है। जो मौखिक संचार है, सॉरी वर्ड्स तो होते हैं बट नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, नॉन वर्बल मतलब जिसमें वर्ड्स नहीं होते। तो वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल और रिटन दो तरीके कम्युनिकेशन है। ओरल जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ, और रिटन जैसे कि आप इस पीडीएफ को देख रहे हो, ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन।
उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जब आप अशाब्दिक रूप से, मतलब आप सिर्फ अपने जेस्चर्स को दिखा के, अपने हाथों के रिएक्शन को, आपके फेस के एक्सप्रेशंस को दिखा के जब आप पूरी बात को कर पा रहे हो, वो होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, दो हुए, वर्बल और नॉन वर्बल। उसके बाद आता है पर्पस एंड स्टाइल के बेस पे, है ना, हमारा क्या पर्पस है किसी भी काम को लेके, या क्या स्टाइल है, तो वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक, मतलब जहां पे आप औपचारिक हो, कि आप अपने टीचर्स के साथ हो, या आप किसी भी ऐसे बड़े लोगों के साथ हो जिनसे आप एक उसमें बात करोगे कि हाँ इतनी ही हमें बात करनी है इनसे। इनफॉर्मल, जिसमें आप नहीं सोचोगे बात करने से पहले, मतलब अपने फ्रेंड्स में, अपने पेरेंट्स, फैमिली में पेरेंट्स से, ऐसा कुछ, तो ये होगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद आती है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे हमारी होती है तीन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। वर्टिकल क्या होगी, जब जैसे कि मैं हूं, मैं अपने किसी बड़े से, अपने सीनियर से बात करूंगी, तो वो होगी वर्टिकल, ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ। और हॉरिजॉन्टल क्या होगी, जब मैं अपने सेम लेवल वाले पर्सन से बात करूंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। डायगोनल क्या होगी, जब मैं अपने, इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैं अपने, मेरा डिपार्टमेंट है योग डिपार्टमेंट, ठीक है, और मैं अपने किसी साथ वाले, जैसे कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के टीचर से जाके बात कर रही हूँ, है ना, मैं अपने अपने डिपार्टमेंट के नहीं, अपने दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर से जाके बात कर रही हूँ, तो उसको बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, डायगोनल, ठीक है, जब हम तिरछा, ऐसा ऐसा समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, जब मैं अपने ही साथ वालों से बात कर रही हूँ। वर्टिकल, जैसे कि मैं अपने टीचर से जाके बात कर रही हूँ, अपने सीनियर से, तो वो होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सबको क्लियर है आप लोग को, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो फिर हम पूरा आगे चलते हैं। ये इसके लिमिटेशंस, ये सब आप लोग एक बार देखना, है ना। अच्छा, इसको मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। जैसे इसमें है प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स मतलब दो लोगों के बीच में कितने समीपता है ना, दो लोग एक साथ कैसे बैठे हैं, उससे हमें समझ में आए। एक नॉन वर्बल हमें, हमारे दिमाग में आएगा कि ये शायद ये लोग फ्रेंड्स होंगे, या फिर ये लोग दूर दूर बैठे हैं, ये टीचर टीचर स्टूडेंट होंगे, या कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रोक्सेमिक्स। उसके बाद आता है पैरालिंग्विस्टिक, पिच, वॉल्यूम, स्पीड और क्लैरिटी। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। पैरा लैंग्वेज या पैरा लिंग्विस्टिक नॉन वर्बल में कैसे आएगी? नॉन वर्बल में जब आएगी, जैसे कि आप जैसे कि हम समझ सकते हैं, कोई बिल्ली, बिल्ली या डॉग को हम ले सकते हैं। जैसे कि डॉग की जो आवाज है ना, उसका बार्क करने की जो आवाज है वो कैसी है, उसकी पिच, वॉल्यूम, स्पीड कैसी है। जैसे कि अभी वहां पे आपने कोई घर में एक डॉग रखा है, ठीक है, और वहां पे कोई ऐसे लोग आए जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया, है ना, बहुत तेज तेज वो बार्क कर रहा है, तो आप लोग उससे समझ जाओगे। मतलब वो कोई बात बोल नहीं रहा है, लेकिन एक जो उसकी स्पीड और पिच होगी ना, उसके बार्क करने की जो स्पीड, वॉल्यूम, पिच होगी, उससे आप समझोगे कि शायद कोई अजनबी आया होगा, है ना। तो ये होगा पैरालिंग्विस्टिक में। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी पिच, वॉल्यूम, स्पीड और क्लैरिटी को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना कि वर्बल में ही हम सिर्फ वर्ड्स को सुनेंगे, नॉन वर्बल में भी जब बिना वर्ड्स के भी हम इस तरह की आवाज को सुनेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भी एक रोने का, अब जैसे उनको भूख लगी है तो एक अलग तरीका होगा रोने का, है ना, डर लगा है तो अलग होगा। तो जो ये सारी चीजें हैं उसको हम बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। उसके बाद एक आता है पॉइंट काइनेसिक्स, मूवमेंट से मैसेज देना। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस मूवमेंट से, अपने हाथों को के जेस्चर्स से जब हमें वो कोई मैसेज देती है। तो एक बहुत एक डेफिनेशन है, मेहरेबियन ने ये दी थी, मेहरेबियन ने, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो 7% सिर्फ हमारे वर्ड्स बोलते हैं, 38% हमारी टोन, जो हमारी वॉइस की टोन है वो बोलती है, और 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज बोलती है ना। हमारा बोलने का तरीका, किस तरीके से हम, कैसा एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं, कैसे हमारे
हाथ पैर कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। तभी एक जब हमारा कोई भी एग्जाम होता है तो उसके बाद इंटरव्यू जरूर होता है ना। एग्जाम में तो आपने अपने नॉलेज को बता दिया, लेकिन जो इंटरव्यू है उसमें आपके उस सब चीजों को देखा जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है ना। तो इसीलिए हम इंटरव्यूज देते हैं। तो ये किसने दी थी? मेहरेबियन ने, MEHRABIAN, मेहरेबियन। ठीक है। उसके बाद है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स टच करने का तरीका, जैसे कि हम किसी से हैंडशेक कर रहे हैं, हम किसी से गले मिल रहे हैं, तो वो क्या है? एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ऐसा दिखाने के लिए। फोनेमिक्स, साउंड से रिलेटेड कुछ भी ऐसा मतलब इसको भी ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे पैरा लैंग्वेज में हमने समझा था ना, पिच, वॉल्यूम, स्पीड, क्लैरिटी, ये सब चीजों को देखने के लिए किसकी आवाज कैसी है। ठीक है, तो ये आएगा फिनोमिक्स में। ड्रेस एंड अपीयरेंस, ड्रेस एंड अपीयरेंस से भी हम बहुत सारी चीजें देख लेते हैं, नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर लेते हैं। मतलब हम एक पर्सन को देखे कि हाँ ये कोई येलो कपड़े में है, मतलब किसी ने मतलब एक होता है ना, हर किसी का एक अपीयरेंस होता है, उसको देख के हमें समझ में आ जाता है कि ये कोई पंडित होंगे, ये कोई लॉयर होंगे, ये कोई डॉक्टर होंगे। तो हर किसी का अलग अलग होता है। तो ऐसे ही उसके बाद क्रोमेटिक्स, कलर्स को देख के भी हम कुछ ना कुछ मतलब एक नॉन वर्बल एक कम्युनिकेट कर लेते हैं, कलर्स भी। आइकोनिक्स, जो हम इमोजी सेंड करते हैं, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ही एक है। आर्टिफैक्ट, हम जो थिंग्स कुछ हम ऐसा वियर किए हुए हैं, है ना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था टैटू का, कि कोई सिंगर होंगे तो वो उनके हाथ पे या उनकी बॉडी पार्ट पे किसी पे टैटू होंगे, तो वो एक दर्शाते हैं कि ये हाँ ये किसी ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है ना, किसी मतलब सिंगिंग से या कुछ ऐसा। उसके बाद रोल ऑफ आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट से जो हम पूरी बात करते हैं उसको हम बोलते हैं ओक्यूलेसिक्स। इन चीजों को, इन वर्ड्स को आपको थोड़ा ध्यान रखना है बस। यूज ऑफ टाइम, टाइम से रिलेटेड कोई स्टडी, उसको हम बोलते हैं क्रोनेमिक्स। फिर पिच से रिलेटेड पैरालिंग्विस्टिक। ठीक है, ये हुआ आपका टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके बाद हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल हमने देख लिया, वर्टिकल, लेटरल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, ये सब हमने देख लिया। उसके बाद कुछ और है, ये चेन नेटवर्क, स्टार नेटवर्क की हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इस तरह से एक चेन में चलती है, तो उसको बोलते हैं चेन नेटवर्क। स्टार नेटवर्क, जैसे कि एक हमारा एक हेड है और उस हेड से ही हम सब कनेक्ट हैं, है ना, ये मेरे एक कोई हेड है और यहाँ पे मैं उनसे बात कर रही हूँ, उनसे ये भी उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा स्टार नेटवर्क। क्लियर हो रहा है आप लोग को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। किसी को कोई भी डाउट हो ना तो आप लोग बोल सकते हो, है ना, बोल सकते हो अभी बीच में भी, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछना। ठीक है, उसके बाद सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क मतलब इस तरह एक सर्कल में चलता है, जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, दूसरा सिर्फ तीसरे से कर सकता है, तीसरा सिर्फ चौथे से कर सकता है, तो एक सर्कल नेटवर्क है। फिर आता है ऑल चैनल नेटवर्क, जिसमें हर कोई हर किसी से बात कर सकता है, ए बी से, बी सी से, सी डी से, डी बी से, फिर बी ई से, हर किसी से जब बात कर सकते हैं तो इसको बोलता है ऑल चैनल नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ लाइन में क्या डिफरेंस है? सर्कल और लाइन, चेन, सॉरी चेन। चेन। देखो चेन में क्या हुआ, इन्होंने चेन में क्या बात करी, मतलब ए बी सी डी ई इतने लोग हैं, है ना, फिर ई ए से बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं चल रहा। मतलब सर्कल एक पूरा एक सर्कल बनेगा, है ना, एक पूरी प्रोसेस चलेगी, और चेन में वो मतलब चेन बस खत्म हो जाएगी ई तक जाते जाते। ठीक है, ये देखो सर्कल में यहाँ पे ये ए बी सी डी ई, फिर ई वापस से ए से बात कर रहा है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ तक जाते जाते खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ये चेन है और वो सर्कल है। नेक्स्ट हम चलते हैं असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है। सिंक्रोनस जब आपको आप कोई मैसेज दे रहे हो और आपको वापस से रिटर्न में तभी के तभी मैसेज मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है। जैसे कि मैं आपसे फोन पे बात कर रही हूँ,
और आप मुझे तभी के तभी आंसर कर रहे हो, तो वो क्या होगा, सिंक्रोनस होगा। और असिंक्रोनस जैसे कि मैंने आपको एक मैसेज, वॉइस मैसेज करा और मैसेज करके छोड़ दिया, फिर आप जब उसको देखोगे तब आप मुझे आंसर करोगे वापस, इसको हम बोलेंगे असिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस इस हर एक जैसे कि आप पर्सनल मीट कर रहे हो, एक दूसरे से मिल रहे हो, तब सिंक्रोनस होएगा, या फिर आप ऑनलाइन कॉल पे बात कर रहे हो तब होगा, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तब होगा। सिंक्रोनस कब होगा, जैसे हमने कोई मेल कर दिया, फिर हमने कोई मैसेज छोड़ दिया, तो ये कब होगा, ये होगा असिंक्रोनस। अब जैसे कि एक एग्जांपल ये क्वेश्चन आया था कि जैसे हम चैट कर रहे हैं, नॉर्मल व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं, तो वो सिंक्रोनस में होगा कि असिंक्रोनस में होगा, आप लोग बताओ। सिंक्रोनस होगा। सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में होगा, जब आपको सेम टाइम पे मिल रहा है मैसेज, मतलब आप चैट कर रहे हो, जैसे मैंने हेलो किया, आपने हेलो किया, फिर मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे से बताया, ऐसे जब होगा तो सिंक्रोनस में होगा। और जब मैं आपको मैसेज करूंगी और फिर आप बहुत टाइम के बाद मुझे आंसर करोगे, तो वो होगा असिंक्रोनस। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगी, कैसे होगी, वो हम पढ़ेंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जब आपकी जो कम्युनिकेशन है, मैं से पॉइंट्स में आपको बता देती हूँ, जब एक वेल प्लान्ड तरीके से आपकी कम्युनिकेशन होगी, है ना। जैसे कि मैं आपको कुछ कुछ भी, मैं आपको कुछ चीज पढ़ाने आई हूँ, तो एक वेल प्लान्ड तरीके से आई हूँ, एक पीडीएफ के साथ आई हूँ, तो ये क्या हुआ, इफेक्टिव होगा ये। फिर उसके बाद एक क्लैरिटी होगी, फिर उसके बाद हमारा जो मैसेज है वो सिंपल होगा, शॉर्ट होगा, कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मैसेज आपको मुझे वापस फीडबैक भी दोगे। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स। ठीक है, कि हमारी किस तरीके से कम्युनिकेशन को हम बेटर कर सकते हैं। अब इसको हम देखेंगे, कुछ 7C और 4S, इनको हम यूज करते हैं। कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कोर्टेसी और करेक्टनेस। ठीक है, 7C है। तो ये क्या है, कंप्लीटनेस, मतलब आपका जो मैसेज है वो एक कंप्लीट मैसेज होना चाहिए, है ना, बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरा का पूरा मैसेज नहीं बोल रहे हो। कंसाइज होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए, है ना, एक छोटा मैसेज होना चाहिए लेकिन पूरा होना चाहिए। उसके बाद कंसिडरेशन, मतलब आपके उस मैसेज से रिलेटेड क्या विचार है वो उसमें होने चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, मतलब आपका जो मैसेज है वो स्पष्ट होना चाहिए। कंक्रीटनेस, स्थूलता, मतलब आपका कोई भी मैसेज एक स्थूलता के साथ, मतलब इसको कैसे बोलेंगे कि एक रेफरेंस के साथ, एक आंकड़ों के साथ होना चाहिए। उसके बाद कर्टेसी, शिष्टाचार, मतलब आपका जो बात बताने का तरीका है वो एक शिष्टाचार पूर्ण होना चाहिए। करेक्टनेस, करेक्ट होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कोई एक छोटा सा मैसेज दे रही हूँ, मान लो मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन 2021 में आया था, है ना, मैंने ये बताया आपको, कम्युनिकेशन का ये क्वेश्चन 2021 में आया था। अब ये क्या है, पूर्ण भी है, छोटा सा है, संक्षिप्त है, इसमें विचार भी है कि ये आपको काम आएगा। क्लैरिटी, स्पष्ट भी है, 2021 में आया था। कंक्रीट, देखो यहाँ ये जो कंक्रीट है, मतलब एक स्थूलता मैंने बता दिया, मैंने ये दे दिया कि ये इस टाइम आया था, 2021 में ये क्वेश्चन आया था। शिष्टाचार है और करेक्टनेस है, करेक्ट मैसेज है वो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 7C's हुए। 4S भी इसके ही जैसे है, सिंप्लिसिटी, शॉर्टनेस, स्ट्रेंथ और सिंसेरिटी, मतलब एक सिंपल मैसेज, सिंपल शॉर्ट, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब स्थूलता से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, और सिंसेरिटी, मैसेज देने का तरीका सिंसियर होना चाहिए। तो ये है 4S और ये है 7C। ठीक है, उसके बाद ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम आते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। तो कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड मैकेनिकल। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, जैसे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, है ना, मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, अब वहां पे आप जुड़े हो तो आपको उनके तरीके से चलना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कुछ रूल्स पॉलिसीज बनाई होगी कि आप अपने से सीनियर से, मतलब मोस्ट सीरियस सीनियर से बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने से जो आपके हेड है उनसे ही आप बात कर सकते हो। ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मतलब आपकी बातों में एक बैरियर आ गया, आप अपने
सीनियर मोस्ट से आपको बात करनी थी, आप उन तक ही अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे, लेकिन आप नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएगी। अगर मान लो आप अपने हेड को बताओगे सिर्फ, है ना, अब वो हेड जो है वो शायद उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर दे, उस मैसेज में जो आपको मैसेज देना था उसमें कुछ चेंजेस लेके आ जाए, तो क्या होगा, आपकी जो इंफॉर्मेशन है जो आप सीनियर मोस्ट से देना चाहते थे वो आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसको आप अपने कॉलेज से भी रिलेट कर सकते हो, कि जैसे मैं सिर्फ अपने गाइड से बात कर सकती हूँ, है ना, मैं अपने गाइड को ही सब कुछ बता सकती हूँ। मैं अगर मुझे अपने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बात करनी हो तो मैं उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। उसके बाद आता है फिजिकल बैरियर, कुछ ऐसे भौतिक बैरियर, मतलब आपकी कोई ऐसा इश्यू है, जैसे कि आपकी कुछ भी फिजिकल हो सकता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी आपके यहाँ पे कोई एनवायरमेंट इशू है, ऐसा कुछ भी फिजिकली, मतलब जो आपको भौतिक रूप से परेशान करे, वो आपको बैरियर, आपकी कम्युनिकेशन में बैरियर लेके आए, है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल हमने देख लिया। उसके बाद फिजिकल की, जैसे कि मैंने बताया सब्जेक्टिव स्ट्रेस की, मैं सो नहीं पाई, इस वजह से मैं पूरी अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हूँ, हम मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए मैं अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, है ना। या फिर कुछ भी ऐसा नॉइस है आसपास, तब मैं अपनी बात नहीं रख पा रही हूँ। या फिर मीडियम जो है, मतलब जो मेरा मीडियम है बात करने का, जो एक माध्यम है, उससे मैं अच्छे से फेमिलियर नहीं हूँ, मुझे नहीं आ रहा कि कैसे मैं इसको यूज करूँ। तो ये क्या होंगे, फिजिकल बैरियर होंगे जो हमारे हमारे और एनवायरमेंट के बीच में जो होते हैं। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होंगे, जैसे कि हमारी जो पहले से कुछ भावनाएं होंगी, है ना, मैंने जो पहले से कुछ बचपन से मेरे अंदर ये चीज है कि मैं जैसे कि मैं सोचूंगी कि मैं किसी मेल्स को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, है ना, अगर मैं ऐसा सोच रही हूँ, तो ये क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, मैं अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर पाऊंगी, कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी, तो ये क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। या फिर आप देखिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोग्निटिव डिसोनेंस, कि जैसे कि जो रिसीवर है संदेश को जानबूझकर नजरअंदाज कर देता है, मतलब वो इसका साइकोलॉजिकल बैरियर है। इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया था कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ये हर जगह लिखा होता है, लेकिन जिनको धूम्रपान करना है वो फिर भी करते ही है, तो ये क्या हुआ, एक साइकोलॉजिकल बैरियर, उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। उसके बाद आता है स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िवादिता, मतलब एक जो हमारी पहले से एक वो बनी हुई है कि इसमें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, लड़के रो नहीं सकते, है ना, मैंने मतलब ये हमारी एक रूढ़िवादिता बनी हुई है, स्टीरियोटाइपिंग इसको हम बोलते हैं, कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हमें लगेगा कि मतलब ये हमारी कम्युनिकेशन में एक बाधा बन जाएगा। उसके बाद डिफेंसिव एटीट्यूड एंड क्लोज्ड ब्रेन, एक डिफेंसिव एटीट्यूड अगर हमारा होगा, जैसे कि मैं ऐसा कहूंगी, कोई मुझे सही बात बता रहा है कि आपकी इस चीज में प्रॉब्लम है ना, आप इस चीज को सही से नहीं बता पा रहे हो, आप किसी ने मुझे ये बोला, लेकिन मैं ऐसा ऐसा मतलब बिहेव करूंगी कि नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, मुझे तो आ रहा है ये, है ना, तो ये एक डिफेंसिव एटीट्यूड होगा। सेल्फ इमेज, व्यक्ति उन्हीं मैसेज को अहमियत देता है जो सेल्फ इमेज को बढ़ाते हैं ना, साइकोलॉजिकल बैरियर है ये भी एक, कि जैसे कि मैं आप मेरे बारे में कुछ मतलब मुझे ऐसा संकेत दे रहे हो कि ये चीज आपकी गलत है, लेकिन मैं फिर भी उस चीज को अवॉइड करके और सिर्फ उसी बात को सुन रही हूँ जो मुझे कह रहा है कि नहीं नहीं आप तो सही बोल रहे हो। ये क्या हुआ, सेल्फ इमेज। फिल्टरिंग, पहले से ही दिमाग में फ्रेम बना लेना, हम ऐसा होता है ना बहुत बार कि हम किसी को सुनने से पहले ही हमारे दिमाग में उसका एक फ्रेम बना हुआ है कि ये तो गलत ही बोलेगा, ये तो अच्छा ही बोलेगा, ये तो बहुत अच्छा बोलता है ये पर्सन, तो हमारे दिमाग में पहले से ही वो एक रखा है, हमारे दिमाग में एक फ्रेम बना है। अब हम उसको ध्यान भी नहीं देंगे कि वो अच्छा बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बस हम बोलेंगे हाँ इसका अच्छा था, है ना, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये क्या हुआ, साइकोलॉजिकल कुछ बैरियर्स है। उसके बाद आते हैं, समझ में आया आपको ये? यस मैम। यस। ठीक है, इसके बाद आता है लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर। लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर की हमारे जो लैंग्वेज है और हमारे कल्चर की वजह से भी कुछ ना कुछ बैरियर्स आ जाते हैं।
है ना। जैसे कि मेरी मतलब आप इसको समझ सकते हो कि जैसे अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ और आप लोग हिंदी को सिर्फ समझते हो तो प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर मैं हिंदी बोल रही हूँ आप लोग सिर्फ इंग्लिश को समझते हो तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये है लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल मतलब उपकरणों के कारण कुछ बाधाएं आ जाना, है ना। जैसे कि अभी मेरा लैपटॉप अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो बैरियर आ जाएगा। हमारा इंटरनेट नेटवर्क में कोई इश्यू है तो बैरियर आ जाएगा। तो ये सब क्या है, मैकेनिकल बैरियर्स है। उसके बाद आते हैं नॉइज पे। नॉइज क्या है, ऐसी एक ऐसी आवाज, ऐसा शोर जो आपकी कम्युनिकेशन को प्रभावित कर रहा है ना। आपका जो कम्युनिकेशन है उसको प्रभावित कर रहा है, ऐसा आसपास का शोर। तो वो क्या होगा, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक नॉइज। तो जैसे कि फिजियोलॉजिकल, जैसे कि आपको भूख लगी है, थकान हुई है, सिर दर्द हुआ है, तो ये क्या आपकी कम्युनिकेशन को बाधित करेगा। ठीक है, ये आपके खुद की शारीरिक शोर है। ये भौतिक शोर, जैसे कि आपके आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, गाने बज रहे हैं, डीजे बज रहा है, तो ये क्या होगा, फिजिकल नॉइज होगा। फिर आता है साइकोलॉजिकल नॉइज। साइकोलॉजिकल नॉइज कि आप परेशान हो किसी किसी भी वजह से, है ना, तो ये सब चीजें आएगी आपके साइकोलॉजिकल नॉइज पे। सिमेंटिक नॉइज, कठिन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करने से जो शोर उत्पन्न होता है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स को बोल दिया जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, है ना, कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज कर देना, उसकी वजह से एक शोर हो जाए, मतलब वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेंटिक नॉइज। ठीक है, ये वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, सिमेंटिक शब्द से रिलेटेड, और सब तो आपको आइडिया है ना, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। सिमेंटिक को ध्यान रखना है, शब्द से रिलेटेड कुछ। उसके बाद बैरियर कैन बी कैटेगराइज आर एज फॉलोज: सेंडर ओरिएंटेड बैरियर, रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर और चैनल ओरिएंटेड। मतलब जो बैरियर्स है, सेंडर ओरिएंटेड मतलब मेरी तरफ से कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू हो रहा है, कुछ ऐसा। रिसीवर ओरिएंटेड, आपकी तरफ से कोई ऐसा इशू हो रहा है, आप सुन नहीं पा रहे हो, आपका एनवायरनमेंट में कोई नॉइज है, बैरियर, कुछ ऐसी चीजें, तो जब आपकी तरफ से होगा तो रिसीवर ओरिएंटेड। चैनल ओरिएंटेड जब हमारे मतलब हमारा जो चैनल है जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से होगा तो चैनल ओरिएंटेड। उसके बाद क्लासरूम कम्युनिकेशन की हमारी जो, एक मिनट, क्लासरूम कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर इज टू वे फ्लो। मतलब हमारे जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, क्लियर है, कैसी होगी, इफेक्टिव कैसे हम कर सकते हैं कि वो क्लियर हो, सटीक हो, बीच में कुछ कुछ पॉजेस हो, बीच बीच में थोड़ा बहुत हास्यपूर्ण हो, एम्पैथी हो, इक्विटी को प्रमोट करती हो। ये सारे पॉइंट्स आप लोग देख लेना एक बार, है ना। आप लोग को ये सब कुछ पता है, बस एक बार पढ़ लेना। उसके बाद हम चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हर किसी के लिए इन्होंने अलग अलग से बताया है क्या है। टीचर के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मैसेज जो हमने कंटेंट बनाया है उसके लिए कुछ प्रिंसिपल है, कुछ इंस्ट्रक्शनल मेथड, हम क्या मेथड्स को यूज कर रहे हैं उसके लिए है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स है। टीचर के लिए जैसे जो उनका जो टीचर है वो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, उनके पास जो कम्युनिकेशन स्किल है, वर्बल नॉन वर्बल दोनों उनकी डेवलप होनी चाहिए, है ना। पेडागोजी एंड्रागोजी, उनको नॉलेज होनी चाहिए पढ़ाने की, कंटेंट को कैसे देना है उसकी। फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए, अडोप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच, मतलब वो फ्लेक्सिबल हो, है ना। हाँ, जिस तरीके से बच्चे समझ सकते हैं उस तरीके से वो समझा पाए, वो ऑब्जेक्टिव हो, अनबायस्ड हो, है ना। इस तरीके से कुछ प्रिंसिपल्स है टीचर्स के। अच्छा, आप लोग 9-8 हो गया है तो अभी कंटिन्यू करें हम? यस मैम। ठीक, क्योंकि हम आज ही कर लेते हैं ना इसको पूरा खत्म, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बचा इसमें। अब आज क्लास ही क्लास है हम लोगों की, 10 बजे भी क्लास है। ये 9:30 ठीक है ना, बजे ये तक। भी चलेगा, अब एग्जाम टाइम है हाँ वैसे भी। पढ़ा दीजिए मैं। हाँ 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 जी, ठीक है। चलो ठीक है। अब मैसेज डिजाइन करने का जो एक तरीका है, मतलब एक क्लियर और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब
जो इस वर्ड यूज किया है ना, स्मार्ट, स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, और जो अचीव हम कर पाए, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम फ्रेम्ड, ऐसा हमारा मैसेज होना चाहिए। ठीक है, जो भी मतलब मैं कंटेंट आपको दे रही हूँ वो ऐसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल मतलब आप उसको अचीव कर पाओ, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि हाँ मैं 1 घंटे में इसको कर दूंगी कंप्लीट। उसके बाद है कि कंटेंट शुड बी रेलिवेंट टू कवर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब हमारा ऐसा मैसेज होना चाहिए या ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि सारे सिलेबस को वो पूरा कवर कर ले। उसके बाद एक सीक्वेंस होना चाहिए कि हम एक सिंपल चीज से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए। हमारी जो लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग को सबको समझ में आए। अप्रोप्रिएट सिंबल्स को हम यूज कर पाए, मतलब जो हमारे हम साइन सिंबल्स को यूज कर पाए, हम जिस टाइम पे हमें जो दिखाना है वो यूज कर पाए, कुछ चार्ट मॉडल्स जो भी। इंक्लूड रेलिवेंट एक्सरसाइज, कुछ ऐसे साथ में कुछ ऐसी प्रैक्टिस भी कराए ना साथ साथ में कि जो उस क्लास के रिलेटेड हो। फिर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को यूज करें। ठीक है, तो हमारा ऐसा मैसेज होना चाहिए। उसके बाद आता है हम किसी ऐसे मेथड्स और मीडिया को यूज करें, मतलब जिस तरीके का आपका जो क्लास है, जो आपका टॉपिक है, उसी तरीके के हम मीडिया को यूज करें। अगर किसी चीज को हम वीडियो से ज्यादा अच्छा समझा सकते तो वीडियो को यूज करें, किसी चीज को हम ओरली ही सही बता सकते तो ओरल यूज करें, किसी चीज को हम चार्ट की हेल्प से दिखा सकते तो वैसे यूज करें। तो ये सब चीजें इसमें आएगी। उसके बाद आता है हमारा एनवायरनमेंट, एक प्रिंसिपल होना चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, है ना। ये भी एक प्रिंसिपल्स है किसी भी कम्युनिकेशन, एक क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए, कि हमारी जो क्लास है वो बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से हो, उसमें फीडबैक का मैकेनिज्म हो, स्टूडेंट और जो टीचर है उनके बीच में अच्छा एक रिलेशन हो, हम एनकरेज करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, हेल्दी कंपटीशन रखे बच्चों के बीच में, अगर उन्होंने कुछ अच्छा अच्छा किया है तो उनको रीइंफोर्समेंट दे, उनको कुछ इस तरीके से हम अवार्ड दे या कुछ दे, ऐसा, है ना। नॉन थ्रेटनिंग, हम जो स्टूडेंट्स है वो डरे ना क्लास में, वो अपनी बातों को रख पाए, तो हमें ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लेना। देखो इनमें ना बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि आप एकदम उसको समझ जाओगे, वो सारी चीजें आपको इसमें मिसिंग लगेगी, लेकिन आपको बस इनको ध्यान रखना है, मतलब इनको थोड़ा सा आपको समझने से जानना ज्यादा आपको इनको पढ़ना है और बार बार इनको रिपीट करना है। ठीक है, तो पहला है आपका लीनियर मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल और इंटरएक्टिव मॉडल। तो लीनियर मॉडल के अंदर 4 मॉडल्स आते हैं, एरिस्टोटल्स मॉडल, लाजवेल, बेरलोज और शैनन एंड वीवर मॉडल। तो लीनियर मॉडल क्या है? वन वे कम्युनिकेशन, जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब जो दूसरा पर्सन है वो हमें आके रिप्लाई नहीं देता, फीडबैक नहीं देता। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप मास मीडिया से समझ सकते हो, है ना। हम टीवी में कोई न्यूज सुनते हैं, उनको फीडबैक नहीं देते, सुनते हैं और बस वहीं तक रह जाती है वो। लेकिन ये जो तरीका है मीडिया का पहुंचाने का, मैसेज का पहुंचाने का, ये बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, मतलब ये हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, ऐसा जो ये मेथड है। जैसे कि आप न्यूज सुनते हो तो आपकी वैसी ही भावनाएं बन जाती हैं, है ना। न्यूज से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो ये बहुत प्रभावी है लीनियर मॉडल। ठीक है, अब हम इसके आगे के जो सारे हैं, एरिस्टोटल मॉडल इसमें पहला है, अरस्तु का संचार मॉडल। इसके इसमें 3 एलिमेंट्स यूज किए हैं इन्होंने, एथोस, पैथोस एंड लोगोस, मतलब कैसे हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है एथोस, क्रेडिबिलिटी, मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन विश्वसनीयता हो हमारे बीच में, है ना, हम एक दूसरे पे विश्वास करते हो तो हमारी कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छी हो पाएगी। एबिलिटी टू कनेक्ट, मैं आप लोगों को कनेक्ट कर पा रही हूँ अपनी तरफ तो हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दे रही हूँ, कुछ ऐसे रेफरेंसेस दे रही हूँ, तो हमारी कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की क्रिटिसिज्म क्या हुआ, मतलब क्यों इसको फिर आगे नए नए मॉडल्स क्यों आए, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं मिलता, वन वे है, ये नॉइज का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है,
है ना, नॉइज के बारे में इसमें कोई बात नहीं की गई, और इसका उपयोग सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ एरिस्टोटल्स का मॉडल। नेक्स्ट हम देखते हैं लेसवेल मॉडल। लेसवेल जो मॉडल है ये हेरोल्ड डी लेसवेल ने दिया था 1948 में, 1948 में। इसको एक्शन मॉडल, लीनियर मॉडल और वन वे मॉडल भी बोलते हैं। ये क्या करता है, इट वाज डेवलप्ड टू स्टडी द मीडिया प्रोपेगेंडा ऑफ द कंट्री एंड बिजनेस एट दैट टाइम। मतलब उस टाइम पे, जैसे जब ये 1948 में आया था, तो ये जो एक मीडिया का प्रोपागेंडा है कि वो हमें क्या समझाना, क्या बताने चाह रहे हैं, उस चीजों के बारे में ये हमें बताता था। उस टाइम के लिए बता रही हूँ मैं। तो मतलब इसमें भी क्या है, लेसवेल मॉडल में भी हम वन वे ही कम्युनिकेशन है, इसमें भी हम लोग बस उनकी सुन रहे हैं, है ना, हम अपना कोई फीडबैक नहीं दे रहे। तो ये है लेसवेल मॉडल। इसका आप ऐसे ध्यान रखना कि ये हेरोल्ड डी लेसवेल ने दिया था। इसको एक्शन, लीनियर और वन वे मॉडल भी कहते हैं। और इसके क्रिटिसिज्म भी क्या है, नो फीडबैक, नो नॉइज, वेरी लीनियर एंड डज नॉट कंसीडर बैरियर। ठीक है, इसमें भी सेम चीजें हैं। नेक्स्ट अपना आता है शैनन एंड वीवर मॉडल। शैनन और वीवर मॉडल सिर्फ एक मॉडल है लीनियर मॉडल्स में जिसमें नॉइज का कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसको टेलीफोन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसको टेलीफोन मॉडल भी कहते हैं, बस इसको आपको ध्यान रखना है कि इसको टेलीफोन मॉडल कहते हैं। ये शैनन और वीवर ने दिया था 1948 में ही, और इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज हाईलाइट हुआ था पहली बार। नेक्स्ट आता है बेल्लोस का एसएमसीआर मॉडल। इसमें क्या है, एसएमसीआर सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ये डेविड बेल्लो ने दिया था 1960 में। ठीक है, 1960 में इसमें संचार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन किया है। इसमें इनकोड और डिकोड, जैसे कि आपका अगर क्वेश्चन आता है इनकोड और डिकोड की बात कहाँ पे हुई है पहली बार, तो ये हुई है एसएमसीआर मॉडल में। ठीक है, और इसके भी क्रिटिसिज्म क्या है कि ये फीडबैक नहीं है, इसमें टू वे नहीं है, और नॉइज का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। नॉइज का कॉन्सेप्ट किसमें है, शैनन एंड वीवर में, और एनकोड डिकोड का कहाँ पे है, एसएमसीआर मॉडल में। नेक्स्ट हम चलते हैं फीडबैक भी दिखा रहा है उसमें डायग्राम। हाँ जी, शैनन में, शैनन वाले में फीडबैक भी दिखा रहा है डायग्राम में, तो फीडबैक नहीं है उसमें। हाँ हाँ, एक्चुअली ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस पे। आप लोग मतलब ये मुझे ऐसे ही मिला था, फीडबैक वाली बात पे हमने की थी लास्ट टाइम भी बात, है ना। तो आप लोग बस इसको इन चीजों को ध्यान रखो, इससे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इसमें ये है फीडबैक वाली चीज, बट वैसे लीनियर मॉडल में नहीं होती है ना। मैंने आपको बोला ना, बहुत सारी चीजें इसमें है ऐसी जो मिसिंग है और जो नहीं मिलती है। ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है, बर्नलैंड का मॉडल है ये, डांस हेलिकल मॉडल। अच्छा, इसमें दो मॉडल्स आते हैं, बर्नलैंड मॉडल और डांस हेलिकल मॉडल। तो इसका उपयोग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होता है ना, जब दो लोगों के बीच में बात होती है। इसमें सेंडर रिसीवर इंटरचेंज रोल में होते हैं, मतलब अभी मैं सेंडर हूँ, अभी आप रिसीवर हो, फिर मैं रिसीवर होंगी, आप सेंडर होंगे। फीडबैक मिलता है या न्यू मैसेज के रूप में होता है, फीडबैक इसमें मिलता है। ठीक है, नया मैसेज मिलता है, मतलब अब आप कुछ बोल रहे होगे तो कुछ नया ही होगा वो, तो उसको न्यू मैसेज के रूप में मिलता है। इसमें नॉइज का कॉन्सेप्ट भी है। इसके लाभ क्या है, फीडबैक मिलता है, और एस और आर को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही जैसे रोल में होते हैं। अब इसकी सीमाएं क्या है, इसमें नॉइज बहुत होती है ना, इसमें नॉइज बहुत ज्यादा होती है। इसमें एस एंड आर कम्युनिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो सेंडर और रिसीवर्स है इसमें उनको कम्युनिकेटर्स बोलते हैं। उसके बाद ये हुआ ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या है। उसके बाद आता है बर्नलैंड का जो मॉडल है, इसको 1970 में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए दिया था। इसको बर्लिन ट्रांजैक्शनल मॉडल भी कहते हैं। क्या, बर्लिन ट्रांजैक्शनल मॉडल भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डांस हेलिकल मॉडल। इट वाज डेवलप्ड बाय फ्रैंक डांस इन 1960। तो इसमें इस तरीके से दिखाया है कि मैसेज इस तरह जाता है, एक सर्कल की फॉर्म में, कि यहाँ से किसी सेंडर ने मैसेज दिया, वो रिसीवर तक ऐसे ऐसे जाएगा। डांस हेलिकल मॉडल मतलब एक डांस की फॉर्म में जाएगा, तो इसको बोलेंगे डांस हेलिकल मॉडल। ये ट्रांजैक्शनल का एक पार्ट है। उसके बाद आता है इंटरएक्शनल मॉडल।
इंटरैक्शनल मॉडल क्या है, इसका संबंध इंटरनेट से है, फीडबैक तुरंत मिलता है और नहीं भी मिलता। जैसे हमने मैसेज की बात की ना, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस में, कि मैसेज का आंसर कभी कभी तुरंत भी मिल जाता है और कभी कभी बहुत लेट भी मिलता है। इसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की भूमिका है। इसको कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं, इंटरैक्शनल मॉडल को कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। यह लीनियर मॉडल हो जाता है जब आर जवाब नहीं दे, मतलब वैसे क्या है, ये इंटरेक्शन हो रहा है हम लोगों के बीच में। लेकिन अगर आप जो रिसीवर हो, आप मुझे आंसर नहीं करोगे तो फिर ये लीनियर बन जाएगा, है ना। मैंने आपको मैसेज किया, आपने मुझे मैसेज बैक नहीं करा, तो क्या होगा, ये लीनियर मॉडल बन जाएगा, सिर्फ मैं बात कर रही हूँ, है ना। अब इसके लाभ क्या है, इसके द्वारा मास कम्युनिकेशन में भी फीडबैक मिल जाता है। अब मास कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे अभी आजकल होने लगी है ना, लाइव न्यूज चल रहा है और हम उसमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं। तो ये उसी का एक टाइप, मतलब उसी को एक एग्जांपल आप इसमें मान सकते हो कि हम मास कम्युनिकेशन में भी फीडबैक ले सकते हैं, है ना। हम बता सकते हैं कि आप ये सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, हमारा इसमें ये मत है ना, ऐसा आप दे सकते हो। अब इसकी सीमा क्या है, एस एंड आर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे वही लाइव न्यूज की मैंने बात करी, तो जो न्यूज देने वाले हैं वो हमें नहीं जानते, हम कौन है, कहाँ से है ना, ऐसा भी हो सकता है। अब इसके जो एग्जाम मतलब जो इसके अंदर आता है, एक स्क्रैम मॉडल आता है, स्क्रैम मॉडल। यह विल्बक स्क्रैम ने दिया था। स्क्रैम मास मीडिया के जनक माने जाता है, फादर ऑफ मास मीडिया उनको बोला जाता है। फील्ड एक्सपीरियंस से आशय उस संस्कृति, सामाजिक पृष्ठभूमि, मान्यता, अनुभवों, मूल्यों, शिक्षा और नियमों से है जो संदेश को प्रभावित करती है। फील्ड एक्सपीरियंस इसमें बात हुई है ना, कि इसमें फील्ड एक्सपीरियंस की भूमिका है। मतलब आपकी जो पहले की वैल्यूज है, आपकी जो सोसाइटी से, आपके जो कल्चर से आपको जो मिला है, उस सब की इसमें भूमिका है इंटरैक्शनल मॉडल में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मास मीडिया एंड सोसाइटी मास मीडिया पे। तो मास मीडिया एक वन वे कम्युनिकेशन है, इसमें नो फीडबैक। इसमें क्या क्या आता है, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल फोन और पब्लिक कम्युनिकेशन, ये सब आता है मास मीडिया में, है ना। जब मास मीडिया मतलब जब बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हो, तो इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि इसमें एक साथ हम बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस लोगों से, मतलब हम बच्चों से, बूढ़ों से, एक मतलब एडल्ट से, हर किसी से हम बात कर सकते हैं, हर किसी तरीके की हम बात कर सकते हैं। संदेश का जीवन काल लंबा होता है ना मास मीडिया में, क्योंकि जो जैसे कि अगर हम टीवी के थ्रू हम मैसेज को दे रहे हैं, या फिर हम यूट्यूब के थ्रू कैसे भी हम मैसेज को दे रहे हो, तो वो वीडियो जो है वो रहेगी बहुत टाइम तक, तो लंबा टाइम तक रहेगी। इसकी गोपनीयता भी नहीं होती, मतलब ये कोई छुपा भी नहीं होता, सबके सामने होता है। या लोगों के समूह होता है, मतलब एक बड़ा सा समूह है लोगों का, उसमें ये बात होती है। फीडबैक नहीं मिलता, अगर मिलता है तो इनडायरेक्ट मिलता है। मास मीडिया में ऐसा मोस्टली ऐसा होता है कि फीडबैक नहीं मिलता, है ना, और अगर मिलता है तो इनडायरेक्ट वे से मिलता है। यह एक व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि मास मीडिया हमारी मानसिकता को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद मास मीडिया के कार्य की क्या 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 करता है मास मीडिया, हमें जागरूक करता है, हमारे कल्चर के बारे में हमें ज्यादा कनेक्ट करता है, एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट करता है, सरकार से ज्यादा कनेक्ट करता है, हमारा मनोरंजन करता है, ये सब मास मीडिया के काम है। टाइप ऑफ मास मीडिया, ट्रेडिशनल, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, मॉडर्न डे। तो मैं इसको एक बार आपको नॉर्मल बता देती हूँ। ट्रेडिशनल मीडिया मतलब जैसे कि हमारी जो एंशियंट चीजें हैं, जैसे कि हमारा कोई संगीत का फॉर्म है, कोई डांस फॉर्म है, कोई अलग अलग जो हम वो देखते हैं ना, कुछ वॉल पे जो चित्रकारी, ये सब चीजें, हम कला, ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो ये ट्रेडिशनल मीडिया, हमें पता चलता है उस टाइम पे ऐसा ट्रेडिशन होगा। तो ये क्या हुआ, ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ट्रेडिशनल मीडिया इसको हम बोलते हैं। प्रिंट मीडिया, जब हम न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब चीजों को देखते हैं, ये कब शुरू हुआ, 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था समाचार पत्र का। समाचार पत्र जो छपने शुरू हुए थे 18वीं शताब्दी में शुरू हुए थे। एक बार इनको आप लोग पढ़ लेना, है ना, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ उनका। फिर इसमें क्या क्या आएंगे, प्रिंट मीडिया में जो भी आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऐसे बुक्स वगैरह जो आप पढ़ते हो, ये सब आता है प्रिंट मीडिया। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं ना, पुरानी, नई, हर तरीके की।
उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आएगा, जो आपके टीवी, रेडियोज, इन सब चीजों से जब हम नई नई चीजों को सुनते हैं, सीखते हैं, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके बाद आता है मॉडर्न डे मीडिया। इसमें क्या आएगा कि जो आप मतलब आप पूरा टाइम जो ये सब यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मॉडर्न डे मीडिया मतलब इंटरनेट। ठीक है, जब हम वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़े हुए हैं, ईमेल्स के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, ये सब क्या है, मॉडर्न डे मीडिया। उसके बाद आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया में मतलब आपके जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ब्लॉग, ये सारी चीजें, एक बार इनको आप लोग ना अभी के टाइम पे जो इनके बारे में है, उसको आप एक बार गूगल कर लेना, है ना, कि इनके कौन इनको शुरू किसने किया था, अभी ये किसके साथ है, ऐसे ऐसे करके एक बार आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, और अगर लगे आपको तो गूगल कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं मास मीडिया के सकारात्मक प्रभाव। क्या पढ़ते हैं कि मतलब हम लोग सरकार और सरकार की नीतियों को जान सकते हैं, पॉजिटिव सोशल चेंजेस आते हैं, हम लोगों को देखते हैं, हमें लगता है हम भी ये कर सकते हैं, हम भी ये करेंगे, है ना। एंटरटेनमेंट होता है, एजुकेशन मिलती है, दुनिया के करीब ज्यादा हम जा सकते हैं, व्यापार बढ़ता है, ये सब इसके सकारात्मक पहलू है। अब नकारात्मक, जैसे कि पारंपरिक संस्कृति को मास मीडिया प्रभावित करती है, मतलब एक जो ट्रेडिशनल हमारा जो संस्कृति है उसको प्रभावित करती है। हमें हर चीज आज के टाइम में हम उस तरीके इंटरनेट पे हमें डालना है सब कुछ, है ना। हम अपने ट्रेडिशन को भूलते जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही हमारा पहला उद्देश्य हो गया है उसका। हिंसा हिंसा को बढ़ाता है ना, हमारी इच्छाओं में वृद्धि करता है, हम नई नई चीजें देखते हैं, नई नई चीजें हमें लेने का मन करता है, तो ये सारी चीजें इसके नकारात्मक है। अब इसको आप लोग एक बार खुद से पढ़ना, है ना। इनमें कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि बस आपको देखना है कि ये कब शुरू हुई थी। जैसे प्रसार भारती है, ये 1997 में शुरू हुआ था। आकाशवाणी जो हम सुनते हैं ना, वो 1920 में शुरू हुई थी, रेडियो। फिर उसके बाद दूरदर्शन कब शुरू हुआ था, 1959 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, फिर डीडी किसान आया था एक, जो 2015 में आया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रसारित करने का एक पूरा संस्था है। हिंदुस्तान समाचार जो न्यूज़पेपर है, उसके बारे में आप लोग देखना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक संस्थान है जो इस सब को देखता है ना, कि कैसे हमारी पूरी जो प्रेस वाली चीज है वो चल रही है, वो सब चीजें। फिर UIND एक यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI। उसके बाद आपका RNI, रजिस्टर ऑफ न्यूज फॉर इंडिया, जहाँ पे आपके सारे न्यूज़पेपर्स, कितने न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया में, वो सब रजिस्टर्ड है। एक है फिर नैम न्यूज नेटवर्क, NNN, है ना। येलो जर्नलिज्म क्या है, जो फेक न्यूज को फैलाता है। CBF क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म, जो फिल्म को सर्टिफिकेट्स देता है ना। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, जो बच्चों वाली जो फिल्म्स बनती है साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल नीड को पूरी करने के लिए, उसके लिए CFS है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में है, जो इन सब चीजों को बढ़ाता है, एक्टिंग वगैरह सिखाता है ना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये। फिर उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन। इसमें भी कुछ कोर्सेज होते हैं जो इससे रिलेटेड होता है, फिल्म और टेलीविजन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद आता है सूचना व जो प्रसारण मंत्रालय है ना। इसमें क्या क्या, इसमें 3 विंग्स है इसकी, इंफॉर्मेशन विंग, ब्रॉडकास्टिंग विंग और फिल्म विंग, है ना। इंफॉर्मेशन विंग में सारे न्यूज चैनल वगैरह आ जाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग में प्रसार भारती आ जाएगा, और फिल्म विंग में मतलब जो सारे फिल्म से रिलेटेड जो चीजें है वो आ जाएगी। उसके बाद ये कुछ और पॉइंट्स है। सिंक्रोनस मैंने आपको बताया, जब हमें सेम टाइम पे मैसेज मिलता है, इनको आपको वर्ड्स को ध्यान रखना है, वापस से मैंने इसको दिया है। सिंक्रोनस, जब हमें सेम टाइम पे सेम मैसेज मिलता है, मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे आंसर कर रहे हो। असिंक्रोनस, जब कुछ देर बाद मिलता है, असिंक्रोनस होता है वो।
टाइम शिफ्ट, जैसे हम किसी प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेना और उसको बाद में देख लेना, है ना। किसी चीज को आप, जैसे इस क्लास को आप नहीं सुन पा रहे हो और आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया, या फिर आपने यूट्यूब, रिकॉर्ड तो हो ही रही है और इसको आप बाद में देखो, तो इसको बोलते हैं टाइम शिफ्ट। उसके बाद है सर्विलेंस, मैसेज की निगरानी करना। किसी मतलब एक बोलते हैं ना कि ये सर्विलेंस पे लगा है ये फोन, है ना। जब कोई कुछ भी ऐसा आपने देखा होगा, कुछ पुलिस का कुछ काम होता है कि ये फोन सर्विलेंस पे लगा है, मतलब निगरानी रख रहे हैं उस पे वो लोग पहले से, तो उसको बोलेंगे सर्विलेंस। कन्वर्जेंस मतलब जब संचार के लिए बहुत सारी चीजों को मिला के, अलग अलग चीजों को मिला देना और फिर उसको उपयोग करना, जैसे कि कम्युनिकेशन प्लस मीडिया प्लस इंटरनेट, सब चीजों को हमने मिला दिया, उसके बाद हम क्लास कंडक्ट कर पा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंस। थैंक यू। ये आज हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, मतलब रिवीजन क्लास। आप सब लोग हो? यस मैम। ठीक है। आया आप लोगों को समझ? 9:30 तक देखो, मैंने कर दिया 9:30 तक खत्म। थैंक यू हाँ जी। मैम। मैम थोड़ा सा मेरे को थैंक यू। समझा दीजिए, इथोस वाला जो लिनियर मॉडल में है ना, इथोस क्रेडिबिलिटी, वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, मतलब आप कब किस पे आप किसकी बातों को सुनते हो, जब किसी पे आपको विश्वास होता है ना, तभी हम उस चीज को ज्यादा सुन पाते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। विश्वसनीयता है एथोस का मतलब। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। मैम हाँ जी। थोड़ा और ये 4S बताएंगे क्या? 7 C's बताया, जैसे 4S क्या कर सकते हैं? हाँ, 4S क्या क्या थे? सिंपलिसिटी, मतलब जो आपका जो मैसेज है वो सिंपल होना चाहिए। दूसरा क्या था? एक स्ट्रेंथ था, मतलब जो आपका मैसेज है उसमें कुछ ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसे रेफरेंसेस हम दे, है ना, जिसकी वजह से आप एकदम इसको समझ जाओ कि हाँ ये सही, ये चीज सही है ना। दूसरा ये हुआ। तीसरा और क्या था? सिंपलिसिटी, स्ट्रेंथ, और कोई बताओगे मुझे? हाँ, शॉर्टनेस, कि हमारा मैसेज जितना शॉर्ट हो, शॉर्ट सिंपल जितना हो, उतना ज्यादा हमें समझ आएगा, है ना। आपको बहुत बड़ा सा मैसेज है ना, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, हम उसको समझ, एक बार तो सोचेंगे छोड़ो नहीं समझना, है ना, ऐसा कर देते हैं। लेकिन एक शॉर्ट मैसेज हो और उसी में हमें सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो वो, उसको हम बोलते हैं एक सही मैसेज, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी वो। ठीक है, तो शॉर्ट हो, सिंपल हो, स्ट्रेंथ हो, और फोर्थ पॉइंट अगर किसी को याद हो तो क्लियरिटी। सिंसियरिटी, मतलब हम बात किस तरीके से कर रहे हैं, हम अपने मैसेज को किस तरीके से पहुंचा रहे हैं किसी के पास। ठीक है, सिंसियर वे में पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे, तो वो आएगा। ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी। अगर किसी के फिर भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मुझे कम्युनिकेशन मेरे से रिलेटेड मैम पास। आपके पास क्वेश्चन है ना मैम, और वो भेज देना मैम पीडीएफ पे। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करती हूँ, है ना, उसको आप लोग जी देख। हाँ। या उसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है। मैम इंग्लिश मीडियम ग्रुप में भी ऑल्सो थोड़ा भेज दीजिए, हाँ जी। ओटीपी मीन्स अच्छा अच्छा, just you will send us PYQs PDF ठीक in है, मैं English शेयर कर medium. दूंगी। ओके लिपालिका जी, मैं शेयर कर दूंगी इंग्लिश हिंदी दोनों में, है ना। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करो और टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं फिर बाद में। प्रणाम सभी को। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, हरिओम। जी हरिओम। आशा जी, प्रियंका जी।
ओके मैम। आशा जी। हाँ ठीक है। हेलो मैम हेलो, लेफ्ट क्या बात जाइए, हाँ? हेलो मैम लेफ्ट हो जाइए। अच्छा ओके ओके।